अपन देख रहे थे जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, अपना शनिवार को जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने देखा था जीव जगत का वर्गीकरण। तो अपन ने शुरू में देखा था कि पंच जगत संकल्पना क्या है। पंच जगत में क्या किया गया था, जो भी जीव थे उनको क्या किया गया, 5 जगतों में बांटा गया। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 जगतों में बांटा था अपन ने। अब उसमें अपन ने पहला पढ़ा था मोनेरा। पहला क्या देखा था अपन ने? मोनेरा। दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है क्या? अरे साफ दिख रहा है क्या? तो देखो अपन ने देखा था मोनेरा, और मोनेरा में अपन ने क्या देखा था? आद्य बैक्टीरिया। मोनेरा में क्या देखा था अपन ने? आद्य बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं, विपरीत आवासों में पाए जाते हैं। वो सारे अपन ने किस में देखे थे? मोनेरा के अंदर। अब आज देखेंगे अपन यू बैक्टीरिया। आज का अपना टॉपिक है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को न्यू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। यू बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? न्यू बैक्टीरिया, या वर्तमान में जो बैक्टीरिया है और जिनका सबसे ज्यादा वर्चस्व है, मतलब विभिन्न प्रकार के लाभदायक उत्पाद बनते हैं उनसे और हानिकारक उत्पाद बनते हैं। तो यू बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? वर्तमान बैक्टीरिया। वर्तमान बैक्टीरिया। अरे इसको म्यूट करो, आपकी आवाजें आ रही है। ये करता कैसे देखना आगे। इसको काटो। तो देखो अपन देख रहे थे यू बैक्टीरिया, जिनको क्या बोला जाता है? वर्तमान में जो बैक्टीरिया है वो किस में आते हैं? यू बैक्टीरिया में। अब इन बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा वर्चस्व है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपनी सेल वॉल में ऐसा परिवर्तन किया कि जो वर्तमान का जो वातावरण है उसमें ये क्या कर सके, सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। आप लोगों की आवाज वापस आ रही है, मुझे सेट करो उसको। तो ये है आपके यू बैक्टीरिया। इनकी पहचान कैसे की जाती है? यू बैक्टीरिया और आद्य बैक्टीरिया की पहचान कैसे है? तो एक पहचान का क्या है, आपका पॉइंट है पहचान। एक तो क्या होगी, कोशिका भित्ति के आधार पर। कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति होगी वो आद्य बैक्टीरिया से अलग होगी। ठीक है, इसके अलावा इन पे क्या पाया जाएगा? कसाब पाया जाएगा। कसाब, समझो इस चीज को। जो यू बैक्टीरिया है, जिनको वर्तमान बैक्टीरिया कहा जाता है, आधुनिक बैक्टीरिया कहा जाता है, उनकी कोशिका भित्ति इससे अलग होगी। इनमें अपन ने कहीं भी कसाब का वर्णन नहीं किया था, और इनमें क्या पाया जाएगा? कसाब। कसाब से भाई वापस आवाज आ रही है। ऐसी एक संरचना होगी जिसे क्या कहेंगे अपन? कसाब कहेंगे। तो जो आद्य बैक्टीरिया है उसमें क्या पाया जाएगा? आपका कसाब पाया जाएगा। सॉरी, यू बैक्टीरिया में, ये बीच में गड़बड़ कर रहा है। यू बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? आपका कसाब पाया जाता है। तो यू बैक्टीरिया के ये लक्षण है, इसके आधार पर कहेंगे कि हाँ ये कैसे है, वर्तमान में जो बैक्टीरिया है उनमें ये दोनों लक्षण होंगे। अब ये बताओ, जैसे 2 कसाब होंगे तो क्या बोलेंगे? देखो 2 कसाब होंगे जिसमें उनको बोलेंगे डाइफ्लेजिलेट। कसाब को इंग्लिश में फ्लेजिला बोलते हैं। कसाब को इंग्लिश में फ्लेजिला बोलते हैं। तो डाइफ्लेजिलेट। अगर 2 कसाब है, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके ये 2 ऐसे होंगे तो डाई फ्लेजिलेट, 3 होंगे तो ट्राई, और 1 होगा तो मोनो। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोनोफ्लेजिलेट। तो ये आप ध्यान रखना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नोट करके लिख लेना BGA।
पहले भी आया हुआ है, अपने नया वर्ड नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। इनको बैक्टीरिया में क्यों रखा गया? सब गया आगे। इनको बैक्टीरिया में क्यों रखा गया? क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या करते हैं ये आपके? प्रकाश संश्लेषण। क्या हो गया? दिख रहा नहीं है? अब दिख रहा है क्या? बोलो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा, बीजीए किसको बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में बोलेंगे नील हरित शैवाल। ठीक है, ये चाहता क्या रे? नील हरित शैवाल। अब ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या होने चाहिए? प्रकाश संश्लेषण किसका लक्षण है? पादपों का या पौधों का? इस पॉइंट को ढंग से समझ लेना, नोट करने वाला पॉइंट है और इसमें से क्वेश्चन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और क्या पाया जाता है इनमें? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब देखो, अब क्या होने चाहिए? ये दोनों लक्षणों को देखते हुए क्या होने चाहिए? ये पादप होने चाहिए, पादप होने चाहिए। पर ये किस में रखे गए? आपके बैक्टीरिया में रखे गए। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। कोई टाइम ऐसा था कि इनको क्या माना जाता था? आपके शैवालों में, और प्रेजेंट में किसमें? आपके बैक्टीरिया में। तो कुछ न कुछ देखो, मैंने एक बार आपकी क्लास में बोला होगा या फिर इंग्लिश मीडियम वाली होगी, मुझे याद नहीं है, कि साइंस क्या है? एक्सपेक्शंस का मतलब साइंस में अपवाद हर जगह मिलेंगे, अपवाद के बिना साइंस का वजूद ही नहीं है। अपन एक तरफ कहेंगे युगलीना जंतु है, युगलीना जंतु है, पर वो क्या करता है? प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण भी करेगा, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण भी करेगा। युगलीना जंतु है पर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं उसको पौधा मान ले, अपन पादप मान ले। तो साइंस में अपवाद हर जगह मिलेंगे। साइंस होता ही क्या है? अपवाद। ठीक है, मतलब हर जगह कोई भी शाखा पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेंगे, भाई आप लोगों की आवाज मुझे आ रही है, ये गलत बात है। अब देखो साइनोबैक्टीरिया, अगला देखते हैं अपन साइनोबैक्टीरिया। अपन यू बैक्टीरिया ही पढ़ रहे हैं, उसमें एक एग्जाम्पल है और है साइनोबैक्टीरिया। ये क्या होते हैं थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन बनता है आपके 1 नंबर का। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। एक कोशिकीय होंगे, समझ गए? एक कोशिकीय का मतलब इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से ही मिलके बना होगा और वही कोशिका सारे काम करेगी। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, जो भी काम है वो एक कोशिका करेगी। ये क्यों महत्वपूर्ण है वो चीज यहाँ ध्यान रखनी है। साइनोबैक्टीरिया कैसे होंगे? पहली बात, एक कोशिकीय। आपके क्वेश्चन आएगा साइनोबैक्टीरिया पर टिप्पणी लिखो, क्वेश्चन आएगा साइनोबैक्टीरिया पर टिप्पणी लिखो, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्या करना है? एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल। कहने का मतलब है, देखो एक एक टर्म समझ लेना, वरना साइंस ये बायोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी। कॉलोनियल का मतलब होता है 2 बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया, 6 बैक्टीरिया क्या करेंगे? एक साथ रहेंगे। क्या करेंगे? आपके एक साथ रहेंगे। अब ये तो है नहीं कि इनके घर है जो एक झुंड में बना ले। अब ये क्या करेंगे? अपने चारों ओर एक चिपचिपा सा पदार्थ, जेली सा पदार्थ लगा लेंगे।
करेंगे, अपने चारों ओर एक जेली जैसा पदार्थ लगा लेंगे, जिसकी वजह से ये कॉलोनी में रह सकते हैं, मतलब इकट्ठा रहेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी बना के रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगला लक्षण है तंतुमय होंगे। तंतुमय होंगे, तंतु का मतलब ऐसे थोड़ी ना बैक्टीरिया इतना बड़ा होगा। अब मैं इतना बड़ा चित्र बनाती हूँ, इसका मतलब बैक्टीरिया इतना बड़ा थोड़ी ना होता है। बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, अपन आंखों से नहीं देख सकते। अभी अपने चारों ओर पता नहीं कितने बैक्टीरिया, मेरे हाथों पे बैक्टीरिया है, या चारों ओर इस बोर्ड पे कितने बैक्टीरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ बैक्टीरिया है, तो अपन देख नहीं सकते। तो कैसे होते हैं? तंतु में बिल्कुल धागे जैसे, धागा सुई का धागा नहीं, गट्टी का धागा नहीं, ऐसा धागा जिसको अपन आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो तंतुमय होंगे। ये एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है, अपन हर चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा जल में रह सकते हैं, समुद्र में रह सकते हैं। जलीय, दूसरा है समुद्रीय। अब आप सोच रहे होंगे मैडम क्यों जलीय समुद्रीय? देखो, समुद्र का जल होता है, उसमें लवण होते हैं, समझ रहे हो? इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लिखे। जो ये जलीय का मतलब स्वच्छ जल, नदी, तालाब, झरने का। समुद्री जल का मतलब ऐसा जल जिसमें लवण होता है, फिर भी वो वहां मिलते हैं। तो ये दो बार लिखने का मतलब बेवकूफ़ी नहीं है, इसका अलग अलग मतलब है। स्वच्छ जल है, समुद्री जल ही है, अथवा स्थलीय हो सकते, स्थल पे भी मिल सकते हैं आपको। स्थल पे मतलब जमीन पे भी आपको ये मिल सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब एक शब्द आया था, इनकी कॉलोनी के चारों ओर जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है। इनकी कॉलोनी के चारों ओर जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी कॉलोनी बनती है। ठीक है। अब देखो, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ कर सकते हैं? साइनोबैक्टीरिया, जहां गंदगी होगी। तो इनके बारे में एक टुकड़ा और है, प्रदूषण युक्त जल में, प्रदूषण युक्त जल में वृद्धि करते हैं। जिस जल में बहुत ज्यादा गंदगी होगी, उस जल में क्या करेंगे? ये आपकी वृद्धि करेंगे। तो प्रदूषण युक्त जल में साइनोबैक्टीरिया सबसे ज्यादा वृद्धि करते हैं। अब आता है साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल। देखो, सारे साइनोबैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते, लाभदायक भी होते हैं। तो आपके उदाहरण है नोस्टॉक और एनाबिना। मैं ऊपर लिख देती हूँ, एग्जाम्पल है आपके नोस्टॉक, दूसरा एग्जाम्पल है एनाबिना। एनाबिना, अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये करते क्या उसको समझो। जो साइनोबैक्टीरिया है उसके बारे में देखा, एक कोशिकीय समझ गए, कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी के चारों ओर एक जेली जैसा पदार्थ रखते हैं, तंतुमय होते हैं, जलीय होते हैं, समुद्री होते हैं, और प्रदूषित जल में क्या करते हैं? वृद्धि। अब मैंने क्या कहा, जो आपके साइनोबैक्टीरिया है, अभी अपन साइनोबैक्टीरिया में चल रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया के दो एग्जाम्पल है, नोस्टॉक और एनाबिना। तो मैं एक चित्र बनाती हूँ नोस्टॉक का। नोस्टॉक कैसे रहता है देखो आप, ये आपका नोस्टॉक है। ये आपका क्या है? नोस्टॉक है। दिख रहा है धागे जैसा? ये इतना बड़ा नहीं होता है, अपन को डायग्राम को बड़ा करके दिखाना पड़ता है। ठीक है। इसमें एक संरचना होती है, इन दो तंतुओं को जोड़ने के लिए एक संरचना पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। इस संरचना को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को समझो तो बायोलॉजी बहुत इजी हो जाएगी आपके। ये क्या है? आपके कॉलोनी के चारों ओर क्या है? ये आप क्या कह सकते हो? ये आपके है श्लेष्मा का या चिपचिपे पदार्थ का आवरण है। ये क्या है? आपके
चिपचिपे पदार्थ का आवरण है। ये चित्र है वो किसका है? नॉस्टॉक का। नॉस्टॉक है ये, उसका चित्र है वो ऐसा दिखता है। ये संरचना है, इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। सांप नहीं दिख रहा? क्यों बेटा, इतनी देर दिख रहा था क्या? अब नहीं दिख रहा क्या? क्या अंधेरा दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अंधेरा दिख रहा है? अब दिखे क्या सांप? थोड़ा सा वो पर्दा हटाओ, एक बार रुको। समझ में नहीं आ रही, इनकी रोटेशन दिखेगा। अब सांप दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? देखते हैं, अभी कोशिश करते हैं। अब सांप तो दिख रहे हैं? अभी भी सांप नहीं दिख रहे क्या? अब दिख रहे हैं क्या? तो फिर आपके गड़बड़े यार। आपके गड़बड़े फिर थोड़ी, ठीक है? तो अभी आपको नोट्स और वीडियो दोनों प्रोवाइड करवा देंगे, तो देख लेना उसमें, ठीक है? इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। तो ये जो हेटेरोसिस संरचना है वो करती क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ये कौन है? इसके एक संरचना होती है, जितने भी आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें हेटेरोसिस संरचना ये करती है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसको आप अच्छे से समझ लो। कैसे? वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78%। फिर भी पौधे और जंतुओं, जिन भी पादपों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, इसके उसके आगे गड़बड़ है। देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78%। फिर भी पौधों को प्राप्त जो नाइट्रोजन होती है प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाती है। आगे काट तो समझना चाहिए ना। तो गया बिगड़ा और नहीं है ये बच्चा था। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। फिर भी पौधों को नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके पीछे कारण ये है कि जो पादप होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते। जो भी पादप होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनमें ऐसी कोई क्षमता नहीं होती है। तो जो ये हेटेरोसिस संरचना होती है वो नाइट्रोजन को क्या करेगी? NO2, NO3, अमोनिया, इसमें क्या कर देती है? आपकी कन्वर्ट कर लेती है। चल रहा हो रही है। ये हेटेरोसिस संरचना क्या करेगी? नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनिया में तोड़ देती है। जैसे ही इसको तोड़ेगी तो ये जो पौधे होंगे जिनको नाइट्रोजन की जरूरत है तो वो आसानी से ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है हेटेरोसिस का कार्य लिखो। क्वेश्चन क्या बन रहा है? हेटेरोसिस का कार्य लिखो। तो कार्य क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। अगर क्वेश्चन और घुमाएगा तो इस चैप्टर में तो नहीं, अगले चैप्टर में पूछेगा कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन
वायुमंडल में इतनी होती है फिर भी पौधे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पौधों में कैपेसिटी नहीं होती उसको वो इस फॉर्म में ले सके, उसको वो इस फॉर्म में ले सके। इसलिए क्या किया जाता है, ये हेटेरोसिस संरचना इसको इस रूप में तोड़ देती है और पौधे आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आपके ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये है आपके हेटेरोसिस्ट का फंक्शन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से बैक्टीरिया है, किसका क्या काम है। अभी अपन मोनेरा में ही चल रहे हैं। अगला देखते हैं, जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जो आपके यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया अकार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन किस में आती है आपकी, अकार्बनिक में आती है। नाइट्रोजन किस में आती है आपकी, अकार्बनिक पदार्थों में आती है। ठीक है, अब देखते हैं परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी से तात्पर्य है जो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, आपके निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके परपोषी बैक्टीरिया। अब देखो परपोषी बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लाभदायक भी होंगे और हानिकारक भी होंगे। तो लाभदायक देख लेते हैं पन्ने। लाभदायक बैक्टीरिया, लाभदायक वो होंगे जिनसे कोई ना कोई लाभ होगा, जैसे दूध से दही बनाने वाला, दूध से दही, ये होता है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है, तो हो गया लाभदायक। इसके अलावा है आपका लेग्यूम पादप। लेग्यूम पादपों की जड़ों में उपस्थित बैक्टीरिया, लेग्यूम पादपों की जड़ों में उपस्थित बैक्टीरिया, इसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम ये भी वही काम करता है जो काम हेटेरोसिस्ट करती है। ये भी वही काम करता है, क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ये वो काम करता है जो कौन काम कर रही थी अभी आपके साइनोबैक्टीरिया में, हेटेरोसिस्ट। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनिया में बदल देता है। इसके अलावा प्रतिजैविक पदार्थ, एंटीबॉडी बनाने में, प्रतिजैविक पदार्थों के निर्माण में, तीसरा यहाँ लिख देती हूँ, प्रतिजैविक या औषधि लिख सकते हो, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, जैसे किसी के अगर डायबिटीज होती है तो उसको क्या दिए जाते हैं, डायबिटीज इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो हुमुलिक जो औषधि बनी, प्रतिजैविक बनी, वो किससे बनी, आपके बैक्टीरिया से बनी। तो ये है बैक्टीरिया के लाभदायक प्रभाव। अब हानिकारक प्रभाव देखते हैं। हानिकारक प्रभाव देखते हैं। अगला देखते हैं बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं। तो बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभावों में देखो, बैक्टीरिया बहुत प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। हानिकारक पदार्थ,
हैजा है, बैक्टीरिया से होता है विब्रियो कोलेरी, अपन शुरू में पढ़ चुके हैं, कोमाकार होता है विब्रियो कोलेरी, ये हैजे का बैक्टीरिया उसका नाम है, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ये इसका बैक्टीरिया है, ठीक है। और आपके और क्या हो सकते हैं इससे, टिटनेस, टिटनेस हो सकता है, हाँ। सिट्रस कैंकर, कैंकर का मतलब है कैंसर, सिट्रस कैंकर, सिट्रस यानी नींबू, संतरा, मौसमी, इनके जो फल होंगे, इनकी जो पत्तियां होगी वो ऐसे बिल्कुल फोल्ड हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, इतनी बड़ी पत्ती होगी तो इकट्ठी होगी इतनी सी हो जाएगी, मतलब सिट्रस कैंकर। जो सिट्रस फल है, खट्टे फल है, उनका कैंसर करता है। तो और बहुत सारे आपके 2-4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनसे हजारों करोड़ों की संख्या में बीमारियां होती है। तो यह है बैक्टीरिया का हानिकारक प्रभाव, ठीक है। अब देखते हैं बैक्टीरिया में जनन। जो बैक्टीरिया है उसमें जनन किस किस विधि से होता है, लैंगिक जनन होता है तो किस विधि से होता है, अलैंगिक जनन होता है तो किस विधि से होता है। तो अगला देखते हैं, बैक्टीरिया में कोशिका विभाजन से जनन होता है। बैक्टीरिया में सेल डिवीजन भी लिख दूं तो गलत ना समझना, वो इंग्लिश में बोलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन एक ही बात है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन से मतलब है जैसे ये एक कोशिका है, ये विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बना दी, तो ये क्या हो गया आपका सिंपल प्रकार का कोशिका विभाजन, ठीक है। तो बैक्टीरिया में किससे होगा, कोशिका विभाजन से जनन होता है। अब देखो यहाँ 2-3 टर्म आएंगे, उनको समझ लो। जब परिस्थितियां अनुकूल हो, अनुकूल का मतलब है वातावरण में नमी हो, मतलब मॉइस्चर होगी, गीलापन ज्यादा होगा। इसके अलावा क्या होगा आपका, होस्ट बॉडी हो, परपोषी कोशिका हो। सपोज कोई बैक्टीरिया बीमारी फैला रहा है, वो मिट्टी में पड़ा है और वो मनुष्य शरीर पे फैला रहा है, अब मिट्टी में पड़ा रहा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे उसको परपोषी होस्ट मिलेगा, होस्ट का मतलब जिसपे वो रह सके, जनन कर सके, वृद्धि कर सके, वो मिलना चाहिए। इसके अलावा उसको नमी मिलनी चाहिए और कैसा वातावरण होना चाहिए आपके, उसके अनुकूल। तो अनुकूल वातावरण में तो किससे करता है, कोशिका विभाजन से। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अनुकूल वातावरण में तो किससे करेगा, आपके वातावरण में तो करेगा कोशिका विभाजन से। अब हमेशा तो वातावरण अनुकूल नहीं रहता, प्रतिकूल भी हो जाता है, तो प्रतिकूल वातावरण में करेगा बीजाणुओं के द्वारा। प्रतिकूल वातावरण में क्या करेगा, बीजाणुओं के द्वारा जनन करेगा, बीजाणुओं के द्वारा। इस चीज को समझ लो आप, बीजाणु कैसे होते हैं, जैसे बीज होते हैं, बीज चढ़ेगा, बीज नहीं, यहाँ पे बीज का मतलब बिल्कुल बारीक बीज जिनको अपन आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे बारीक बारीक बीज होंगे, इतने बड़े बीज नहीं होते जो मैंने बनाए हैं, इतने बड़े बीज नहीं होते, बिल्कुल बारीक होते हैं जिनको अपन आंखों से नहीं देख सकते। इनके चारों ओर एक कठोर आवरण हो जाता है। ये कठोर आवरण क्या करेगा, गर्मी हो, धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, उससे नष्ट नहीं होगा। तो आवरण बना लेंगे और इनके ये बीजाणु नष्ट नहीं होंगे, और जैसे ही इनको लगेगा कि हाँ वातावरण सही हो रहा है, कोई होस्ट शरीर मिल गया, तो ये जनन करने लग जाएंगे। बट इनका जनन करने का एक और एक ही उद्देश्य होता है, इनकी संख्या को बढ़ाना। और जो बैक्टीरिया होता है 1 मिनट क्या आधे मिनट में डबल हो जाता है। अगर 100 बैक्टीरिया है तो 200 हो जाएंगे आधे मिनट में। कुछ 15 सेकंड में डबल हो जाते हैं, कुछ 1 मिनट में डबल हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
कम, 1 मिनट से ज़्यादा तो कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा। इनकी जनन क्षमता पर मिनट, पर सेकंड, 60 सेकंड ऐसे होती है, 1 मिनट से ज़्यादा किसी की नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा लैंगिक जनन, ये सारे कौन से होते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का मतलब ये है कि इसमें 2 नर और मादा की आवश्यकता नहीं है, मतलब 2 जीवों की आवश्यकता। यहाँ नर मादा तो मोनेरा में हो ही नहीं सकते, क्योंकि मोनेरा कैसा है? सिंपल प्रकार का जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है, एक कोशिकीय जीव है। तो अलैंगिक जनन में क्या होगा? बैक्टीरिया टूट के 2 में बदल गया, अलैंगिक जनन। बीजाणु द्वारा नया बैक्टीरिया बन गया, अलैंगिक जनन। तो ये थे अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन का मतलब होता है एक ही जीव 2 बना ले, 4 बना ले या नया जीव बना ले। अगला चलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन से कौन सी विधि से होता है? संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, संयुग्मन विधि। इसको थोड़ा सा समझ लो चित्र की सहायता से। क्या होगा? जैसे 2 बैक्टीरिया है आपके, आप कम से कम 10 मतलब 15 मिनट या 20 मिनट चला मुझे। देखो संयुग्मन में क्या होगा? 2 बैक्टीरिया है आपके, ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। अब ये दोनों पास पास में आएंगे, पास पास में आके ऐसे जुड़ जाएंगे। अब ये खुद का आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ आपस में क्या कर लेंगे? एक्सचेंज। जैसे इसको ए नाम दे दो, इसको बी, तो अगले बैक्टीरिया में क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे, ये इसको दे देगा, ये इसको। तो लैंगिक जनन किससे होता है? संयुग्मन का मतलब होता है पास में आना। पास में आके क्या करेंगे? इसका जेनेटिक मटेरियल इसको दे देंगे, इसका जेनेटिक मटेरियल इसको दे देंगे। तो लैंगिक जनन किससे होता है? आपका संयुग्मन विधि से, ठीक है। इसमें किसका स्थानांतरण होता है? डीएनए का, ये ध्यान रखना, डीएनए का स्थानांतरण होता है, डीएनए का स्थानांतरण होता है, ये चीज ध्यान रखना है। बाकी अपन कल देखेंगे। आज आपकी ऑनलाइन क्लासों में थोड़ी दिक्कत हुई थी, आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो थोड़ा सब्र भी रखो। कुछ बच्चे हैं 1 मिनट नहीं होती और वीडियो मांग लेते, बेटा उसको अपलोड करने में, डालने में टाइम लगता है। थैंक यू।